हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का पार्ट 1 लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मूल विधि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में अच्छे लेवल पे आपकी पूछी जाएगी। कम से कम 7 और 8 क्वेश्चंस आपको मूल विधि के देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मूल विधि के कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान, ये आपका एक चैप्टर है। बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जन सूचना का अधिकार 2005 और आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। फिर साइबर अपराध है, जनहित याचिका और भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानून। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है ना। इसमें मैं आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाऊंगा। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वे में आपको सारी चीज़ लिखी हुई मिलेंगी और सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐड हो जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, भारतीय दंड संहिता प्रवत हुई कब। तो देखो, अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता, ये कब प्रवत हुई? 6 दिसंबर 1860 को, यानी कि इस क्वेश्चन का नहीं, 6 दिसंबर 1862 को प्रवत हुई थी। ये कब हुई थी? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी, मैंने 6 दिसंबर बोल दिया था शायद, 1 जनवरी 1862 को जो है ये प्रवत हुई थी। देखो, भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवत हुई थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। समझ रहे? लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में, यानी कि आपका म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, यही भारतीय दंड संहिता जो है वो वहां भी लागू है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था कब। तो भारतीय दंड संहिता को कब? 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था। सर, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी, ये तो है तभी तो अपराध होगा। कोई ना कोई मानव तो वहां पर होगा ही होगा, तभी तो अपराध कहलाएगा। पहला ऑप्शन, पहला यहाँ तो आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? दुराशय, दुराशय हो सकता है ये भी। आपराधिक कृत, ये तो बिल्कुल 100% होगा, यानी कि 1 और 3 तो अपराध से होगा। हेतु, हेतु ये कोई नहीं है, और ये भी होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, ये पहले में आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति से में आपराधिक मना स्थिति का होना, ये दुराशय में आ जाएगा। ठीक है। आपराधिक मना स्थिति को अग्रसर करने में किसी कार्य या लोप का किया जाना, ये आपराधिक कृत्य में आ जाएगा। ऐसे कार्य या लोप के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अथवा समाज को क्षति पहुंचाना। समझ रहे? तो ये अपराध के क्या हैं? आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गलत उत्तर बताइए। ठीक है भैया, समान रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप में भागीदार हो सकता है। बताओ, इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है, जल्दी बताइए। वह, जब वह स्वयं अपराध करता हो, जब वह स्वयं अपराध करेगा तो भागीदार तो होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है ये। जब वह अपराध करने में भाग लेता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, ये नहीं है, ये गलत है। घटना स्थल पर जैसे किसी ने किसी को गोली मार दी, भरे बाजार में मार दी। अब भरे बाजार में तो कई लोग उपस्थित होंगे, तो वो थोड़ी ना इस अपराध के भागीदार होंगे। तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसमें गलत बताना था आपको। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं किसके लिए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी हो।
तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर एक व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजा आएगा, बस हमारा साथ देते रहो। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है किसका? जल्दी बताओ। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री किसका घोतक है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? किसी भी आयु की स्त्री का, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा भी मैं आपको बता दे रहा हूं। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष व स्त्री को बताया गया है, जिसके अनुसार, यानी कि धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के नर का घोतक होता है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की नारी का घोतक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? जल्दी बताओ, कौन सा धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। इस बात में अभियुक्त पुनर्योजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं। जब धारा 34 के उपबंध लागू हों तो सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वादों में से कौन सा समान आशय से संबंधित है? जल्दी बताओ। समान आशय से संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर, ये बिल्कुल ठीक है। वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये अभी हाल ही अपने पढ़ा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। डीपीपी बनाम बियड, ये गलत है। और श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो डीपीपी बनाम बीएड का जो वाद है या ये मतदाता से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति, जल्दी बताइए, किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता हो, यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कैसे करेगा, उस कार्य को कैसे करेगा, यह भी ज्ञान होना चाहिए उसे। यह विश्वास रखने का कारण रखता हो कि ऐसे कार्य करने के लिए वह कर सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी स्थितियों में, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है कैसा? जल्दी बताओ। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोष सिद्धि। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? शरीर व संपत्ति दोनों। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की व एवं अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, और यही आपका संपत्ति से भी है, जैसे लूट मूट हो गई। ठीक है। आत्मरक्षा का अधिकार है, जल्दी बताओ। आत्मरक्षा का अधिकार है, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, बिल्कुल ठीक है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल ठीक है। ये सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। किस मामले में आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आप जैसे आपने कोई अपराध किया, अब उसमें आप पकड़ नहीं आ रहे, तो पुलिस ने आपको मार दिया या डंडे से मार दिया, तो ये आत्मरक्षा का तो अधिकार है आपकी, लेकिन इसमें आपका उपलब्ध नहीं होगा लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रखना। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। जल्दी बताओ। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में धारा 354 के अनुसार। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? जल्दी बताओ। दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। राम गुस्से में श्याम को मारने का
प्रयत्न करता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और देखो यूपीएसआई में आया भी है ये। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? अभी हाल ही मैंने आपको बताया और नहीं बता पाओगे तो पिटाई हो जाएगी। कौन सी धारा के कौन सी धारा है? धारा 97। सर पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है? जल्दी बताओ कौन सी धारा करती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 73। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को उस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास में दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए वह दंडादेश किया गया है या नहीं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको में धारा 73 में बताई गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो ये केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? जल्दी बताओ। एकांत प्रतिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है कितने सीमा तक? केवल 3 महीनों तक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अधिक समय। ठीक है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अनधिक और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अधिक समय। और अगर कारावास की अवधि 1 वर्ष से अनधिक और 3 माह से अधिक समय हो, यानी कि अगर 6 मास के लिए कारावास हो तो जो आपका एकांत प्रतिरोध होगा वो 1 महीने का होगा। और अगर 6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम हो तो आपका कितना होगा? 2 मास का। और 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास का। तो मैक्सिमम है आपका 3 महीने। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण अपवाद से, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सूत्र तथ्यगत भूल्य क्षम है संबंधित है, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है। और ये धाराएं जितने भी पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ना, लास्ट में इन्हीं धाराओं से क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? भारतीय दंड संहिता 1860 में ना समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व में छूट किस धारा में प्राप्त है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 82 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत अपराध नहीं होगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक दायित्व में से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ। अभी हाल ही मैंने आपको बताया कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष से कम। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? जल्दी बताओ कितनी निर्धारित की गई है धारा 82 के अनुसार? अभी हाल ही बताया 7 वर्ष से कम। पहला ऑप्शन करेक्ट। बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत अपराध नहीं होगा यदि वह बच्चा कितने वर्ष से कम होगा? यदि वह बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मूल विधि के। आज पहला है तो 25 प्रोवाइड करवाए। मैं सोच रहा हूं कि आपको 50-50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊं तो आपका एग्जाम होते होते पूरी मूल विधि आपकी निपट जाए। और ध्यान रखना हर क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलता जाऊंगा कि ये जितनी भी आपको पीडीएफ मिल रही हैं आप इनको एक जगह जरूर से कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और 1000 लाइक टारगेट रखता हूं मैं वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो धारा मैंने इसी वीडियो में आपको पढ़ाई है कि धारा 97 में क्या है, ये मैंने आपको बताया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि धारा 97 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।